नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं रमेश भट्ट और आज मेरे मेहमान हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजिजू साहब, आपने राष्ट्रभाषा हिंदी को विवाद का विषय बना दिया, क्या जरूरत थी ये कहने की? हमारे ओर से कोई ये विषय ही नहीं है। वो पिछले जो यूपीए सरकार के समय में कोई सर्कुलर इशू हुआ था और उस सर्कुलर को दोहराया है 27 मई को। मैंने तो चार्ज लिया है 29 मई को। तो हमारे यहाँ ऑफिस में चार्ज लेने से पहले कोई सर्कुलर गया, उसमें वो सर्कुलर भी सिंपल सा सर्कुलर था कि जितने भी जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जिसका हम क कैटेगरी बोलते हैं, जिसका मातृभाषा हिंदी है जी, उन लोगों के लिए कहा गया है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। वो एक सिंपल सा एक सर्कुलर है, ये कोई विषय ही नहीं है विवाद का। नहीं तो फिर आपको बैक ट्रैक करने की क्या जरूरत पड़ी, सफाई देने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, इसलिए सफाई इसलिए ना, वो न्यूज गलत हो गया तो बताना पड़ेगा ना, गलत न्यूज है। वो बैक ट्रैक का बात नहीं ना। वो मैंने कल 2 कॉपी दिखा दिया कि 10 मार्च को एक सर्कुलर हुआ, उस सर्कुलर का दोहराया गया है 27 मई को। तो आप गलत क्यों न्यूज चला रहे हैं? गलत वो वहां डीएमके का ओर से फिर चीफ मिनिस्टर, कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी इसको लेकर के विवाद बना दिया। ये कोई विवाद का इशू नहीं, तो उसको बताना तो मैं मंत्री हूं ना। इमेज ये गई, आप थोपना चाह रहे हैं हिंदी को, आप कहीं ना कहीं ये लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, इसलिए रिएक्शन निकल कर आया। हाँ, वो गया ना, इसीलिए तो क्लियर करना पड़ेगा। किसी ने तो ये न्यूज तो चलाया है तो बताना तो पड़ेगा ना। ये मेरे मंत्रालय जो ये विभाग जो मेरे अंदर आता है तो मुझे ही तो बताना पड़ेगा ना कि ये गलत बात है। लेकिन रिजिजू साहब, मुद्दा ये होना चाहिए कि यूएन की भाषा कैसे बनाया जाए हिंदी को, मातृभाषा हिंदी को। वो तो यहाँ संवाद की भाषा को विवाद उस पर बन गया, जबकि कदम क्या आप लोग उठाएंगे क्या कि वो यूएन की भाषा बने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, वही तो, ये विवाद का मुद्दा ही नहीं है। हिंदी की अनुवाद कैसे अच्छी हो, हिंदी का प्रभावशाली से कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, ये सब तो चर्चा हुआ ना। इसका तो कोई जिक्र हुआ नहीं। बाकी चले गए दूसरे को ठोपने चाहते हैं, जबकि वो विवाद नहीं है। कानून सब कुछ सबके पास है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ठोप सकते। संविधान में क्या लिखा है सबको मालूम है। हिंदी जो है भारत का राजभाषा है और इसको केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी अपने जो संगठन है उसमें लागू होता है। अब आप रोजगार की भाषा बनाएंगे ना इसे? देखिए, कोई भाषा को अगर आप पसंद करते हैं, उसको आप आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके माध्यम से रोजगार मिलने में सक्षम बनता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, हर भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के हर भाषा को हमारे तरफ से सपोर्ट, प्रोत्साहन सबको मिलेगा। आप कह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि आपके खिलाफ सड़कों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने रेल किराया बढ़ा दिया, 14.2% आपने यात्री भाड़े में किराए की बढ़ोतरी की, 6.5% आपने माल भाड़े में बढ़ोतरी की और 2 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना सफर करते हैं। अब 10 साल महंगाई के चपेट में सब जी रहे थे और महंगाई का टोटल आप प्रतिशत देखेंगे, कम से कम 200-300% पिछले 10 साल। आप ये 10% से बढ़ते बढ़ते आप जो 10 रुपया था वो 30 रुपया हो गया, जो 20 रुपया था वो 50 रुपया हो गया। वो प्रतिशत जहां तक पहुंचा है उस मुकाम में, उसको रोकने में हमारे सरकार अभी 1 महीने ही हुए हैं और 1 महीने में आपने रेल किराया बढ़ा दिया। वो बात नहीं है। महंगाई दर को जब उतना ऊंचाई पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं उसका गति को तो रोकना पड़ेगा, कुछ समय तो चाहिए। रेल भाड़ा का जहां तक सवाल है, ये पिछली सरकार का बजट जो अंतरिम बजट हुआ था, उस बजट में एक प्रावधान डाला गया है कि इसका किराया बढ़ना चाहिए। तो वो भी तो कुछ कारण दे करके तो लिखा होगा। ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, वो तो आप रोक सकते थे। अगर आम आदमी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि रेल भाड़ा किराए से शुरुआत हो चुकी है। रेल हिंदुस्तान में आप बताइए, इंडियन रेलवे का क्या हाल है। टिकट नहीं मिलता है, पटरी टूटे फूटे हैं, आपका कंपार्टमेंट गंदा है, वहां के जो वहां उसको मैन करने वाला जो लोग कारीगर लोग हैं उनका सुविधा ठीक नहीं है, वहां के जो टोटल रेलवे स्टेशन का हालत खराब है, हर जगह से कंप्लेन आता है। इसका एक कारण है कि आपने रेलवे को पॉलिटिसाइज कर दिया और वहां पे रेलवे का जो है उसका जो पूरी की तरह से ओवरहॉल करना है, आप कैसे होगा बताइए। भारतीय रेलवे को अगर जापान के स्तर पर पहुंचाना है,
या उसके स्तर पर नहीं पहुंचते तो भी हमारा कम से कम कुछ आधा स्तर तक पहुंचना है, तो कुछ तो सुविधा तो बढ़ाना पड़ेगा। आप कहां से पैसे लाएंगे? आदमी की जेब से क्यों? नहीं तो कहां से लाएंगे आप बताइए? सरकार का आपके पास पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे नहीं है। प्राइस राइज को कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। कोई भी प्राइस राइज हो उसका कोई जस्टिफिकेशन देने का बात ही नहीं। हर चीज मजबूरी में होता है। वित्त मंत्री जी ने कह दिया है कि ये एक मजबूरी था उसको बढ़ाने का। सर ये तो मनमोहन सिंह भी कहते थे। आप 10 साल का जो काम को पहले महीने का जो सरकार का उसको आप तोल के नहीं देखना चाहिए। इसलिए हम लोगों का तो क्लियर है कि वित्त मंत्री ने एक उस पर अपना वक्तव्य दे दिया है। उसके आगे मुझे कुछ कहने का नहीं है। सर दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि राज्यपालों को लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है, जबकि राज्यपाल एक ऐसा संस्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन अब इसकी भी खूब ये भी मामला बहुत पॉलिटिसाइज हो। नहीं, राज्यपाल के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ये संवैधानिक पद का मामला है। ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रधानमंत्री का स्तर पर और उसका पॉलिसी होता है। और यूपीए का समय में जो हुआ तो सब देखा ही है। यूपीए ने किस तरह से सारा गवर्नर को आते ही पहले ही 2 दिन के अंदर में सबको नोटिस कर दिया। आप भी वही कर रहे हैं? नहीं, कहाँ नोटिस दिए हैं? ये देखिए, ये चीज जो है गवर्नर का जो मामला है, ये मुझे उसमें कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। सर तीसरा जो सबसे बड़ा ये मामला है, आपने अपने राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जीरो टॉलरेंस की बात कही। आपने कहा आतंकवाद, चरमपंथ, दंगा और अपराध को बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि नक्सलिज्म को लेकर आप यूपीए की पॉलिसी को फॉलो करेंगे या एक नई नीति के साथ नक्सलवाद का मुकाबला करेंगे? राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ और जीरो टॉलरेंस का बात उसमें कहा गया है। हमारे मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया कि टेररिज्म के खिलाफ हमारा जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए वो कह दिया है। वो जीरो टॉलरेंस बता दिया है। अब उसके बाद अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग आपको नीति बनाना पड़ेगा। जो नीति कश्मीर में है वो आपका माओवादी एरिया में तो नहीं हो सकते हैं। पूर्वोत्तर का जो मसला है वो बिल्कुल हटके है। इसलिए हर क्षेत्रों के लिए अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम बनाया हुआ है। पिछली यूपीए सरकार 2 prong स्ट्रैटेजी पे चल रही थी रिजिजू साहब। पहला, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, और दूसरा वहां पर विकास कार्य को कराना, जिसको वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत चला रहे थे। आप इसी पॉलिसी को फॉलो करने जा रहे हैं या आप एक नई नीति के साथ आ रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं साहब बातचीत नहीं होगी, ये प्योर लॉ एंड ऑर्डर इशू है, इसको लॉ एंड ऑर्डर के इशू के तौर पर डील किया जाएगा? मैं नॉर्थ ईस्ट में जाकर के सबसे पहले मैंने यही कहा कि मैं सबको वेलकम करना चाहता हूं। सबसे बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए बातचीत चलते रहेंगे और जमीन पर जो है कुछ कार्रवाई नहीं होगा। पूर्वोत्तर में कितने उग्रवाद संगठनों से बातचीत किया है, कुछ नतीजा हुआ क्या? कोई ठोस नतीजा निकालने के लिए हमको समझौता करना है, लेकिन समझौता करते करते हमारे देश का हित पे कोई असर ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। आप कह रहे हैं आप बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे किसी ने कहा नहीं। ऐसा बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता है ना। यानी इस चैनल को आप खुला रखेंगे? वो तो हमने कह दिया ना, वो तो हम लोग बातचीत चल रहे हैं। लेकिन सर जब तक आप पुलिस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, वेल इक्विप नहीं करेंगे, एक स्कीम चल रही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस को लेकर, जो कि गृह मंत्रालय पूरी तरह से फंड करती है। सवाल यह है कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने को लेकर सिर्फ हमने ये देखा कि आप डीजीपी की, स्टेट चीफ मिनिस्टर की बैठक बुला लेते हैं विज्ञान भवन में, लेकिन जमीन पे कुछ खास नहीं होता। पुलिस मॉडर्नाइजेशन जो है सिर्फ आपको हथियार, बंदूक या कपड़े से नहीं होते हैं। वो सब तो आपको डेली जो आपका जरूरती चीज है वो तो होता ही है। इसके अलावा प्लानिंग, पॉलिसी, बहुत चीजें जुड़ा हुआ होता है, कमिटमेंट होता है। एक पुलिस को, एक फौजी को किस तरह से पेश आना पड़ता है, ये सारा चीज जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको टोटल हम एक बहुत बड़ा रूप दे करके हमको देखना पड़ेगा। मैं भी इस चीज को देख रहा हूं। लेकिन ये रूप दिया था सर 2006 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि आपको किस तरह से मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाना, किस तरह से आपको पुलिस रिफॉर्म करना, बिकॉज 1861 का कानून है, 150 साल से ज्यादा पुराना हो गया।
साथ ही साथ एक सोली सोराब जी ने एक मॉडल पुलिस ड्राफ्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया 2006 को कहना है, लेकिन राज्यों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या आप राज्यों को परस्यू करेंगे कि साहब आप पुलिस रिफॉर्म पे आगे बढ़िए, आप पुलिस को कमिटेड करिए? बिल्कुल, पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे हम पहल करेंगे और हमारे मंत्रालय में इसका बहुत ही गंभीरता रूप से लिया है और मेरे जो मंत्री हैं और ये मुझे इसका पुलिस मॉडर्नाइजेशन का सब्जेक्ट दिया है और हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाएंगे कि भविष्य में इस देश को अगर सुरक्षित रखना है तो हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसके जो बल है, उसको चुरुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा दुरुस्त कानून लाना और उसके लिए सही कदम उठाना, ये सारा हम लोग देख रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग नहीं करेंगे तब तक आपकी पुलिसिया व्यवस्था सुधर नहीं सकती। आपने देखा उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर लड़कियों को टांग दिया जाता है बलात्कार करने के बाद, या वहां एक के बाद एक क्राइम के इश्यू आ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल चिंता का विषय है। ये सिर्फ पुलिस का बोल के नहीं, सारा तंत्र का फेलियर है। अगर ऐसा घटना घट रहे हैं तो उसको अगर रोक नहीं सकते हैं तो ये भी चिंता का विषय है कि वो घटना होते क्यों है, लोगों के ऐसे मानसिकता कैसे हो गया। ये पूरा देश के लिए चिंता का विषय है। ये सिर्फ क्योंकि आपने वुमेन वायलेंस को भी जीरो टॉलरेंस की बात की है। हाँ, इसलिए तो कहा ना। और ये तो हर चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास तो है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट, मैंने माना, लेकिन सर स्टेट अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही तब तो आपके पास एक अधिकार होता है। वो उसका प्रक्रिया है। राज्य सरकार के साथ संपर्क रखना और जरूरत पड़ने पर उसको भरोसा देते हुए सहयोग देना, ये राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ये चीज समझता है, लगातार करते रहते हैं। इसलिए हमारे जिम्मेवारी से हम नहीं भाग सकते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में बहुत ज्यादा घटनाएं अगर लगातार हो रहे हैं तो वो तो चिंता का विषय है ही। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथ पे रख करके चुपचाप बैठे हुए हैं। चिंता का निराकरण क्या होगा? चिंता का विषय तो सबके लिए है। हाँ, तो इसमें तो हम लोग ने तो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दिया है। इसलिए ये चीज समझना होगा कि केंद्र सरकार जो है आपको सहायता दे सकते हैं, इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस तभी होगा जब पूरा फेल हो जाता है, सब कानून व्यवस्था तंत्र पूरा खत्म हो जाता है। और या जब राज्य सरकार कहते हैं कि आपका फोर्स आ जाए, कहीं विवाद हो गया, कहीं कुछ घटना हो गया, तो तुरंत कहते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं, केंद्र आपका बल भेजे। हम तुरंत बल भेज देते हैं। जैसे मेघालय में घटना हुआ, वहां हमारा किसी आदिवासी लड़की को मार दिया, गोली मार दिया, घटना हुआ, हमने तुरंत कहा 19 हमने प्लाटून जी, हमारा कोबरा फोर्स सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान हमने तुरंत भेजा और ऑपरेशन किया। तो जहां जरूरत होता हम तुरंत भेजते हैं। लेकिन जो लोकल घटनाएं होते हैं उसमें तो फोर्स नहीं भेज सकते ना। कोई अगर सुसाइड हो गया, कहीं बलात्कार का मामला है, उसमें तो फोर्स भेज के सेंट्रल उसमें गवर्नमेंट कुछ करने का नहीं होता ना। उसमें तो राज्य सरकार को कार्रवाई करना चाहिए तुरंत। और वहां कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ बलात्कार का घटनाएं कम है, उस राज्य से कम है, ये ऐसे घटना है, इसको तुलना या उसको संख्या के आधार पर देखना ही गलत बात है। इसलिए ये सब चीज को सबकी नजर में बात आता है और सबको गंभीरता से लेना चाहिए। सर, आपने कहा कि आप बैंकॉक जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा कि न्यूज नेशन ने केदारनाथ में जाकर दिखाया कि वहां अब भी बड़े पैमाने पर शव मिल रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता ये एक तरह का फेल्योर है कि उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए था, जो कॉम्बिंग चलनी चाहिए थी, वो नहीं चली? और अब ये जब खबर सार्वजनिक तौर पे आ गई है, न्यूज नेशन इस खबर को सार्वजनिक तौर पे ले आया है, उसके बाद गृह मंत्रालय की क्या सोचे? क्या कोई आप और जो पैसा दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष से बड़े पैमाने पर रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ के लिए, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? क्या कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी आप बनाने जा रहे हैं ताकि पैसे का तो कम से कम सही इस्तेमाल हो, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सही से हो? 3 तरह का है। एक तो घटना को कैसे रोका जा सकता है, और यह घटना होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, कोई सुनामी आने वाला है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसके जो नुकसान को कम करने के लिए
वो जो रिस्क रिडक्शन जो जिसको कहते हैं, वो उस मामले को हम कैसे कर सकते हैं, इसका बैठक होने वाला है। मैं भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूं। उसके बाद जब आप रिस्क कम करता है, उसके बाद बचाव का एक प्रक्रिया होता है, वो होता है रेस्क्यू। आप कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, और बचाने के बाद तीसरा आता है रिहेबिलिटेशन, फिर उसको पुनर्स्थापित करना, वो एक तीसरा प्रोसेस है। ये सारा एक प्रोसेस होता है। लेकिन सर उत्तराखंड के मामले में रेस्क्यू में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, अब रिहेबिलिटेशन की चुनौती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल, वो जरूरतमंदों तक पहुंचे। क्या आप आने वाले समय में ये थिंक करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी इसे देखे, ताकि पैसे का जो बंदरबाट हो जिसको हम कहते हैं, वो कम से कम ना हो? इसलिए इसका मैकेनिज्म कि सबसे पहले तो काम अच्छा से हो, उसके बाद अगर कहीं वहां घोटाला होता है, गड़बड़ होता है, या अच्छी तरह से जो पैसे दिए गए हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैकेनिज्म बनना चाहिए। तो राजस्व, जैसे मैंने पहले कहा कि हम डायरेक्ट जा करके राज्य सरकार का काम को तो नहीं छीन सकते, काम राज्य सरकार को ही करना है। हमारा तो असिस्टेंस का रोल है, केंद्र सरकार तो उसको। लेकिन आप एक सलाह तो देते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाइए ताकि ये पैसे का सही है ना, प्रोविजन है। अभी सेंट्रल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका राज्य स्तर पर गठित होना है, उसका जिला स्तर पर भी गठित होना चाहिए। 2006 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके बनाया था, आज तक डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स राज्यों ने नहीं बनाई है जिला स्तर में। ये तो हम लोग कितने गंभीर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी मैं जो जा रहा हूं जिस बैठक के लिए, उसमें एशिया के पूरे मंत्री, वहां सरकार के प्रतिनिधि आने वाले हैं। भारत की तरफ से मैं अपने बात रखूंगा, और उस बैंकॉक मीटिंग के बाद मैं जब वापस आऊंगा, इस चीज का बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला स्तर तक। राज्य सरकार कहती है उनके पास पैसा नहीं है, वो हम देखेंगे ना क्या करना है। आप पैसे की मदद करेंगे ना? जो भी करना होगा हम करेंगे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को भी मैं देख रहा हूं, इसलिए सारा चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरह से संभालने जा रहे हैं। आपको मैं आश्वासन देता हूं कि बैठक के बाद, हम लोग तो अभी अभी सरकार में आए हैं, अभी तो चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां का कमियां रह गई हैं। पिछले 10 साल में जो यूपीए का सरकार ने क्या काम नहीं कर पाया, नाराज क्यों थे पब्लिक उनसे, ये सब तो देखना पड़ेगा ना। अभी तुरंत आ गया, मैं तुरंत ऑर्डर, जिस काम को लेके नाराज थे, महंगाई, उसी को आप आगे बढ़ाने। महंगाई कहा, महंगाई तो मैंने कहा ना, 10 साल महंगाई बढ़ रहा था, इतना ज्यादा बढ़ा है। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि एक महीने में 10 साल का जो बर्बादी को एक महीने में कैसे खत्म कर सकते हैं? जी, आप कह रहे हैं कि 10 साल की बर्बादी जो यूपी की, लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि सारे जो बुरे काम है उसका ठीकरा पुरानी सरकारों पे फोड़ दो, और सारे अच्छे कामों का जो कहें कि बधाई, वो खुद पात्र आप बन जाए। ये तो नहीं चलता डेमोक्रेसी। देखिए, ऐसा नहीं है, लोगों के सामने में सब कुछ है, इसलिए तो लोग ने इस सरकार को, यूपीए सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। सर, उन्होंने आप पे भरोसा किया अच्छे दिन आने में। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, तो ये तो आपको, हमको एक दिन के लिए या एक महीने के लिए सरकार में नहीं लाए ना, 5 साल के लिए सरकार में लाए हैं। तो 5 साल के बाद आपको देखेंगे, हमारा प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि नहीं, 1990 में 2019 में हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा है। 2019 में आप रिपोर्ट कार्ड देंगे? गृह मंत्रालय कब रिपोर्ट कार्ड देगा? सरकार एक होता है, अलग अलग इसमें कोई बात नहीं। पिछली बार चिदम्बरम साहब हर तिमाही एक रिपोर्ट लेके आते हैं, वो विभाग को लेकर के रिपोर्ट देना वो अलग बात है ना, पूरी सरकार का तंत्र एक साथ चलता है। सर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पे आप विचार कर रहे हैं, या आप मानते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है? ये सब विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं अपने काम से मतलब रखना चाहता हूं। जो विभाग और जो काम मुझे दिया गया है, मैं उसको करूंगा, और जो बाकी जो चीज है वो समय आने पर पता चल जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो पुलिस रिफॉर्म को लेकर है, उसे राज्य लागू करने को तैयार नहीं, आप राज्यों को कन्विंस कर पाएंगे? वो तो अभी आपने कहा आपका सच। हाँ, वो तो मैंने कहा कि मुझे जो देखने के दे रहे मैं देखूंगा, और मैं जो बात है वो गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के सामने में रख दूंगा कि ये हमारा विषय है, हमने ये सोचा है और उसको आगे ले जाना है। तो यहाँ तो विभाग में जो है वो तो हम, जैसे आपको कहा है कि अपना जो विभाग है मैं अच्छी तरह से उसको संभालूंगा। चलिए, दूसरा जो सबसे आने वाले समय में कुछ आप लोग कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने पॉलिसी मैटर, देखिए आप प्रधानमंत्री जी और उस पर छोड़ दीजिए, मैं तो पॉलिसी निर्णय करने वाला नहीं हूं। मुझे जो विभाग दिया है, जो काम मुझे दिया है, उसको मैं सही तरीके से काम करूंगा, और एक
सांसद के रूप में, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश से सांसद हूं, तो उस हिसाब से अपने क्षेत्र के लिए और अपना उस राज्य के लिए जो करना वो मैं करूंगा, और मंत्री होने के नाते देश के लिए जो काम करना है वो करूंगा। हम लोग तो यहाँ पे कोई लाभ लेने के लिए पद में आया नहीं है, काम करने के लिए आया है, प्रतिबद्ध है, और हम लोग काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू साहब, न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का यह कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस रिफॉर्म को लेकर वो सक्रिय रहेंगे और आने वाले दिनों में ये सक्रियता जमीन पर काम करती दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज नेशन देखने के लिए।